बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2023 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमारा सेशन 3 चल रहा है। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे हम। तो लेक्चर नंबर 7 से जाने से पहले आज हमने बात करनी है जी पंजाब असम्बली की डिजोल्यूशन के हवाले से। क्योंकि पंजाब असम्बली डिजॉल्व हो चुकी है, पंजाब असम्बली टूट गई है। अब पंजाब असम्बली टूटने से जो पंजाब के एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि ये खुशखबरी है। यकीन करें, आप कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला ये मान जाएंगे। शायद अभी आपको ये बात मेरी awkward लग रही हो, लेकिन यकीन करें कि ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब असम्बली टूट गई है। और अब खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स जॉब्स के वाले से ये बहुत बड़ी जो ना गुड न्यूज़ है कि ये जो हमारे नाकाम तरीन एजुकेशन मिनिस्टर साहब रहे हैं, नो डाउट कि इनके बहुत अच्छे काम है, बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वाले से। लेकिन जो एजुकेटर्स की भर्ती के वाले से जो आंख मिचौली शुरू हुई थी ना, कभी एजुकेशन मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं 33,000 जॉब आ रही हैं, कभी कह रहे हैं 5,000 आ रही हैं, कभी कह रहे हैं जी 16,000 आ रही हैं, कभी कुछ। तो ये आंख मिचौली कम से कम बंद हो गई है, क्योंकि एजुकेटर्स की जॉब्स तो अप्रूव तो हो चुकी हैं। अब देखें जी, पंजाब असम्बली टूटने के बाद जो आपकी जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं ना ऑलरेडी, लिटरेसी डिपार्टमेंट की हैं, फूड डिपार्टमेंट की, और भी बहुत सी जॉब्स हैं, और ख़ास तौर पे एजुकेटर्स की जॉब जो अप्रूव हो चुकी हैं, अब ये आनी ही आनी है। इसमें आपको फ़ायदा क्या है? पढ़े लिखे लोगों को फ़ायदा ये है कि अब ये आंख मचोली जो है ना, जो आपकी एजुकेशन मिनिस्टर साहब की, ये ख़त्म हो गई है। खुदा करे कि अब हम ये तो नहीं कहते कि नेक्स्ट ये पार्टी है वो है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता, हम गैर सियासी लोग होते हैं। लेकिन ये दुआ हम ज़रूर करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह करे कि अगर ये पार्टी दोबारा जो है ना इक़्तिदार में आती है, तो ये वाला एजुकेशन मिनिस्टर हमें ना मिले, ये किसी और मिनिस्ट्री में चले जाएं, कोई और बंदा हो जो एक्टिव बंदा हो। देखिए, ये 5 सालों में एक बंदा भी भर्ती नहीं कर सके, ठीक है। तो अब ये इनसे जान छूट गई है जी, खुदा खुदा करके। अब इंशाल्लाह ताला एजुकेटर्स जॉब्स आ भी जाएंगी, और जो भी जॉब आएगी इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल भी होगी, भर्ती भी होंगे, लोगों की जॉब्स भी होंगी। इंशाल्लाह ये फाइनल होगा और ये मुकम्मल भी प्रोसेस होगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि असम्बली टूटी है। इंशाल्लाह ताला एजुकेटर जॉब्स अब आ जाएंगी बहुत जल्द, और ये मुकम्मल भी प्रोसेस होगा। ये ट्वीट नहीं रहेगा कि जस्ट ट्वीट कर दिया, 2 दिन बाद फिर नया ट्वीट कर दिया, अगले दिन नया ट्वीट कर दिया, ऐसा अब नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अब आपका इंशाल्लाह जो एजुकेटर का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, बल्कि वो उसकी अप्रूव तो हो चुकी है, ठीक है। बहुत जल्द अब ऐड ही आने वाला रह गया है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा वो। तो लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं आज। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हमने पढ़ा जी असेसमेंट इन एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सेशन खास तौर पे लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब्स और एजुकेटर्स की जॉब और लेक्चरर की जॉब्स के वाले से हमारा सेशन 3 है। तो फर्स्ट वीक मैंने एजुकेशन पे रखा हुआ था, ठीक है। कल हमारा लास्ट डे है फर्स्ट वीक का, ठीक है। सॉरी, सेकंड लास्ट जो है ना, सेकंड वीक है। पहला तो हमारा जो बिल्कुल सिर्फ 3 लेक्चर हुए थे। तो कल के लेक्चर तक इंशाल्लाह ताला हमने एजुकेशन वाला जो मैंने आपको टॉपिक मैंने आपको बताया था कि पेडागोजी के वाले से, ये हमारा तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। कुछ 1-2 टॉपिक रह जाएगा, वो हम इंशाल्लाह ताला फिर कभी करेंगे। तो आज असेसमेंट इन एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने गौर से और आपने बड़े ख्याल से इसको पढ़ लेना है। इसमें अक्सर क्वेश्चनिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इस टॉपिक से होती है। तो असेसमेंट क्या होती है जी? सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है टेस्ट क्या होता है जी? सेट ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ विच हैज करेक्ट आंसर, इट में रिटन और ओरल। क्या मतलब है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चंस का सेट होता है, ठीक है। उसमें और हर क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर भी होता है। ऐसे नहीं होता है कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें डाल दिया जिसमें कोई आंसर ही ना हो, ठीक है। कोई ना कोई आंसर जरूर होना चाहिए। वो स्टेटमेंट जो है ना, वो सेट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? ये टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का कोई ना कोई जवाब होता है, ठीक है। और ये रिटर्न भी हो सकता है और जुबानी गुलामी यानी कि ओरल भी हो सकता है। उसके बाद मेजरमेंट क्या होती है जी? या आज हमने ये आपने इसको ना डिफरेंशिएट करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जाके ना डबल माइंड हो जाते हैं कि मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन, फीडबैक, ये सारी ना इसको एक ही चीज़ समझ लेते हैं। हालांकि इनमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है मेजरमेंट जैसे इसके नाम से जाहिर है कि मेजर करना, मापना, तोलना, ठीक है। मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब है कि किसी भी बंदे की आपने किसी भी हवाले से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज
जो है ना न्यूमेरिकली जो चीज जो ना क्वांटिटी उसकी आपने मेजर करनी है, उसको आपने मापना है, तोलना है, आपको कोई ना कोई उसका न्यूमेरिकल जवाब आएगा, यानी कि गिनती में उसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फलां बंदा बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। क्या जी उसने 10 नंबर लिए हैं, उसने 10 में से 5 नंबर लिए हैं, उसने 100 में से 90 नंबर लिए हैं, मीन्स के एक क्वांटिटी आएगी, एक आपको पूरी एक मेजरमेंट मिकदार मिलेगी उसमें, उसको हम कहते हैं जी मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हाउ मच एंड हाउ मेनी नंबर्स एटसेट्रा, ये जो ना ये मेजरमेंट के क्वेश्चन होते हैं कि हाउ मेनी पीपल वर देयर, ठीक है, या हाउ मच, जो है ना इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें आपकी मेजरमेंट या क्वांटिटी मिकदार जिसमें इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं जी मेजरमेंट कहते हैं। उसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट है जी, असेसमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्ड डाटा, इट मेक सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड। क्या मतलब है, जो असेसमेंट है ना जी, असेसमेंट सेंस जो है ना क्रिएट करती है, सेंस मेक करती है कि किसी भी आपने मेजरमेंट की। फॉर एग्जाम्पल अभी हम, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपका टेस्ट लेते हैं, जो भी हमारा लेक्चर होता है, इस लेक्चर के बाद मैं आपको फिर उसके बाद कमेंट किया करता हूं कि पहले आपने बताना है आपके कितने कितने नंबर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 में से बच्चों के नंबर 8 आए हैं, 6 आए हैं, 7 आए हैं। उसके बाद फिर मैं एक सेंस आपको क्रिएट करके देता हूं कि जिसके नंबर 9 आए हैं ना वो फलां सीट पे अप्लाई कर ले, जिसके नंबर 8 से कम आए हैं वो जो है ना वो हमारी तरफ से फेल है, वो उनको अभी जरूरत है, उनको अभी जो है ना मेहनत की जरूरत है। ये जो सेंस होती है ना कलेक्टेड डाटा के ऊपर राय कायम करना, ठीक, उसको हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है जी, पास या फेल का आप जब फैसला करते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते कि फलां बंदा जो है ना 6 नंबर लिया वो फेल है, 100 में से 15 वाला भी फेल है और 27 वाला भी फेल है। तो लेकिन असेसमेंट में क्या कि जस्ट एक लफ्ज लिखा जाता है। ठीक है, और मेजरमेंट में क्या होता है, आपको मुकम्मल सारी उसमें जो आप उसको आपने उसको जो है ना पास फेल नहीं लिखना। मेजरमेंट, मेजरमेंट सिर्फ आपने क्या बताना है, इसका जी 10 नंबर आए हैं, हमें नहीं पता ये फेल है कि पास है, जस्ट क्या जिसके नंबर है 100 में से 10 आए हैं, 100 में से 90 आए हैं। ठीक है जी, असेसमेंट क्या कहती है जी, असेसमेंट उसकी उसके ऊपर राय कायम करती है। उसके बाद असेसमेंट की मैंने 2 टाइप्स आपको पढ़ाई थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। लेकिन वो अब बच्चों को मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि थोड़ी सी इसको थोड़ी सी और डिटेल में ले जाएं। ठीक है, मैंने तब जानबूझ के ये छोड़ दी थी डायग्नोस्टिक आपकी जो है ना असेसमेंट, तो वो भी आज मैंने डाल दिया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी डाल दें, ठीक है, 1-2 अब और मैंने छोड़ दिया फिर, क्योंकि हमें जो है ना हमने इसको, हमारा टारगेट होता है पीपीएससी या केपीपीएससी या जो भी आपका यानी कि एजुकेटर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वाले से होता है। हमने एमएड या बीएड की तैयारी नहीं करनी होती, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते ताकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाने के दौरान, जैसे मैं अभी आपका टेस्ट ले रहा हूं, डेली आपका टेस्ट होता है, वीकली आपका टेस्ट होता है, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जैसे आप बच्चों का हर रोज क्लास में टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। जो समेटिव असेसमेंट है ना जी, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेशन। ठीक है, इसमें आपका फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम्स या जैसे आप जो है ना आपकी समेटिव असेसमेंट क्या होगी, ये जो आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपकी समेटिव असेसमेंट होगी जब आपका पीपीएससी का पेपर होगा, जब आपका एनटीएस का होगा या आजाद कश्मीर का केपीपीएस, जहां पे भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो जब आप जॉब का पेपर देंगे वो आपकी समेटिव असेसमेंट होगी। जो अभी डेली आप टेस्ट देते हैं वो आपका की होती है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोज करना। डायग्नोज करना क्या होता है, किसी भी, जैसे डॉक्टर क्या ना वो डायग्नोज करता है कोई भी बीमारी को, ठीक है, बाय उसके पीछे रीजन ढूंढता है कि किस वजह से इस बंदे का जो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट एजुकेशन में होती है कि किस वजह से फलां बच्चे के नंबर्स कम आ रहे हैं, या मसला कहाँ पे है, टीचर में मसला है, बच्चे में मसला है, या एटमॉस्फेयर में मसला है, सिलेबस में मसला है, कंटेंट में मसला है, कहाँ पे मसला है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है कि रीजन या फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, उसको आपने देखना होता है कि कहाँ पे मसला है, उनको हम ठीक करें। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। उसके बाद इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन है जी दोनों को मिला के आपकी जो मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को जब मिला दिया जाता है ना तो आपकी इवैल्यूएशन बन जाती है। ठीक है, इवैल्यूएशन में आपकी मेजरमेंट एंड नॉन मेजरमेंट टेक्निक्स दोनों आपने यूज करनी होती हैं। इसमें क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी भी होती है। ठीक है जी, उसके बाद जी मीन्स के क्या जी कि मेजरमेंट में आपने सिर्फ बता दिया जी 100 में से आप इस बच्चे के 80 नंबर आए हैं, असेसमेंट में बता दिया कि फलां बच्चा पास हो गया है। एवेल्युएशन आपकी पूरी मार्कशीट होगी, उस पर आपके नंबर्स भी लिखे होंगे, पास फेल भी लिखा होगा, आपकी डिवीजन भी लिखी होगी, सीजीपीए भी लिखा होगा, पोजीशन भी लिखी होगी और मेडल भी लिखा होगा, गोल्ड मेडलिस्ट है या सिल्वर मेडलिस्ट जो भी है। ठीक है जी, उसके बाद फीडबैक। फीडबैक होता है जी द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड एज फीडबैक। जो असेसमेंट का रिजल्ट होता है ना जी उसको हम फीडबैक, और फीडबैक दोनों तरफ से होती है, बच्चों की तरफ से भी होती है और टीचर की तरफ से भी होती है। जैसे जी फ्रॉम टीचर एंड आल्सो, दोनों की तरफ से होती है। हाउ वेल स्टूडेंट लर्न या हाउ वेल टीचर टाट,
ये फीडबैक होता है कि जो ना टीचर फीडबैक देता है कि कितना अच्छा बच्चों ने सीख लिया है, या बच्चे फीडबैक देते हैं कि कितना अच्छा उस टीचर ने पढ़ाया है। तो फीडबैक जो होती है ना, ये दोनों तरफ से होती है। ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फर्क है, या मेजरमेंट की डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी वैल्यूएशन की, कभी फीडबैक पूछ लेता है कि फीडबैक कौन देता है, टीचर देता है कि स्टूडेंट देता है, ये बोथ देते हैं। तो आपने फीडबैक का याद रखना, ये दोनों देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट है। टेस्ट की टाइप्स हैं जी, दो टाइप्स हैं टेस्ट की। उसके सबसे पहले जी सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट की आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं। कौन से जी? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होता है कि बच्चे को आपने कोई भी ऐसे लिखने के लिए दे दिया और आपने कहा इसके ऊपर आप नोट लिखें, वो चाहे 10 लाइनें लिखें, चाहे 50 लिखें, चाहे 200 लाइनें लिखें, आपने उसको उसमें जो ना आपने उसको ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और दूसरा जी रेस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है कि आपने बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि फॉर एग्जांपल करप्शन के ऊपर जो आपने 5 लाइनें लिखनी है, या आपने क्या लिखना है जी, क्वालिटी ऑफ गुड टीचर पे आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो जब आप या आप लिखना है जी फलां जो है ना, आपने जो ऐसे लिखना है कम से कम 200 वर्ड्स का लिखना है, या फलां ऐसे लिखना है उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर लिखने, 100 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो जब आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो आपका रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है। और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वो लिखेगा ऊपर कि राइट एन एसे ऑन करप्शन मोर देन 500 वर्ड्स। तो नीचे लिखेगा बताएं जी ये कौन सी मोड ऑफ टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, आपका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है, रिस्ट्रिक्टेड है, या शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप उसमें बता दें कि जब इसमें वर्ड्स उसने लिख दिए हुए हैं ना कि इतने आपने जरूर लिखने हैं, तो फिर वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। या लिख देता है राइट ए नोट ऑन पोल्यूशन, तो अब राइट ए नोट ऑन पोल्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो वो आपकी क्या जी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में दो तरह के होते हैं, एक होता है सप्लाई टाइप और होता है सिलेक्शन टाइप। इसको सप्लाई टाइप भी पढ़ सकते हैं, सप्लाई टाइप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सप्लाई इसलिए पढ़ता हूँ ताकि इसको याद करना आसान होता है। सप्लाई होता है जी अपने पास से सप्लाई करना, देना। क्या जी शॉर्ट आंसर में आपको क्या होता है, आपने कुछ सिलेक्शन वगैरह नहीं करनी होती, आपने खुद उसका आंसर देना होता है, ठीक है। कंप्लीशन क्या जी, जो आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह होती हैं, ठीक, उसमें कोई आपने सिलेक्ट नहीं चीज करनी होती, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, वो आपने सप्लाई अपने पास से सप्लाई करना होता है उसका आंसर। और कुछ दूसरे होते हैं सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन टाइप कौन से होते हैं, आपके सामने आंसर लिखे होते हैं, उसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है कि सही आंसर कौन सा है। उसमें अल्टरनेट रिस्पॉन्स क्या मतलब जी, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, गुड बैड, इस तरह के जो होते हैं ना वो आपका अल्टरनेट रिस्पॉन्स होते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह। और मैचिंग कॉलम्स वगैरह, कॉलम की मैचिंग, वो भी आपकी सिलेक्शन टाइप है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आमतौर पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं दुनिया वर्ल्ड वाइड, ये जो है ना असेसमेंट का टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो भी आपकी सिलेक्शन टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ना जी, इट इज सिलेक्शन टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग अ प्रॉब्लम एंड लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशंस। क्या जी, एक प्रॉब्लम ऊपर लिखी होती है, प्रॉब्लमेटिक आपका सेंटेंस यानी का क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे उसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस लिखे होते हैं, 3-4 उसके ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। और ये जो नीचे 4 लाइनें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेम। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है ना एमसीक्यूज की, उसको हम स्टेम कहते हैं। जैसे तना होता है ना दरख्त का, स्टेम, ठीक है। अब ये स्टेम के अंदर से शाखें निकलनी है, कौन कौन सी शाख निकलेगी, द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस या चॉइसेस, ठीक है। जो नीचे चॉइसेस लिखी होती है ना, उसको हम अल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं, ऑप्शंस भी कह सकते हैं, चॉइसेस भी कह सकते हैं। आमतौर पे वो अल्टरनेटिव्स वाला लिख लेता है, तो उस पूछ लेता है जी एमसीक्यूज के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है जी अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद द करेक्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड आंसर। जो करेक्ट अल्टरनेटिव होता है वो आंसर होता है, और रॉन्ग अल्टरनेटिव जो साथ दिए होते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स क्या मतलब है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है, जो बच्चे को उसके असल मौजू से हटाते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। इसमें स्टेम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रैक्टर्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना। उसके बाद जी ये आपके रिवीजन का टॉपिक है नेशनल थिंग्स। जैसे कि आपको मैंने कल भी कुछ कौमी चीजें बताई थी, तो नेशनल पॉइंट वगैरह, नेशनल लाइन और नेशनल वेजिटेबल, नेशनल फ्रूट वगैरह, इसी तरह ये आज मैंने फिर नेशनल चीजें लिखी हैं, ठीक है। नेशनल चीज़ें आपने याद कर लेनी है, बड़ी आसान है, बिल्कुल सीधी सीधी हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के हवाले से हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि चीफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ जनरल स्टाफ कौन है, जो आईएसआई के चीफ कौन है, और डीजीआईएसपीआर कौन है, हेडक्वार्टर नेवी का कहाँ पे, एयरफोर्स का कहाँ पे, आईएसआई का है, मोटो ऑफ आर्मी, ये सारी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आज आप अच्छी तरीके से अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे। इसको याद करें अपने टॉपिक को, और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला के साथ उम्मीद बसता रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप गवर्नमेंट जॉब में इन हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।